हेलो। नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू पीएस मेडिको एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, नाम से ही पता चल रहा है। सेल मीन्स जो हमारा नॉर्मल सेल होता है वो, और ऑर्गेनेल्स ऑर्गेनेल्स ऑर्गेन। तो जो सेल्स के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं सेल का ऑर्गेन। तो उसको एक नाम दे दिए गए ऑर्गेनेल्स। तो जो सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, पार्ट्स हैं, उनको ओवरऑल एक नाम दे दिया गया है, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो इसमें वही लिखा हुआ है, दोज स्ट्रक्चर और पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड फंक्शन। जितने भी सेल्स के अंदर पार्ट है, स्ट्रक्चर्स हैं, प्रेजेंट होते हैं और वो सारे के सारे अपना अपना काम करते हैं अलग अलग, तो उन्हीं को एक ही नाम दे दिया गया है जिसको बोलते हैं एक साथ में सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सारे पार्ट्स हैं सेल्स के अंदर जो पाए जाते हैं। तो ये सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस ऐसे होता है, सर्कल टाइप का दिखता है, ओवल शेप में। और ये सेंटर में पाया जाता है, सेल्स के बीच में एकदम पाया जाता है, और इसके पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा डबल लेयर, डबल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के बीच में पोर्स रहते हैं, गैप रहते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और इसके बीच में एक स्मॉल सर्कल शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और इनके बीच में लिक्विड लिक्विड टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है, पानी पानी जैसा, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी लिक्विड में लॉन्ग लॉन्ग टाइनी टाइनी से धागे जैसे स्ट्रक्चर्स इधर उधर तैरते रहते हैं, तो जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कुछ भी नहीं, हमारा डीएनए आरएनए होता है। जो डीएनए आरएनए पाए जाता है हमारे सेल्स के अंदर, वो सारे यहीं पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये है क्रोमैटिन। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के होते हैं। और न्यूक्लियस से दूसरा स्ट्रक्चर अटैच होता है, दूसरा ऑर्गेनल अटैच होता है, वो होता है एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, की दूसरा स्ट्रक्चर है सेल का। तो मेन है ये न्यूक्लियस। तो ये ओवरऑल न्यूक्लियस के बारे में है, ये है इसका डायग्राम। अब इसको देखते हैं क्या है। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल हैविंग डबल मेम्ब्रेन एंड कैरी ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेन स्किन है, वैसे ही सेल में सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल न्यूक्लियस है। और इसके पास डबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है। एंड कैरी ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारा न्यूक्लियस के पास होता है। जैसे कि जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स से हमारे में आया है, अब हमारे में से अब हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। तो ये सारा चीज जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, डीएनए आरएनए, ये सारा का सारा न्यूक्लियस कैरी करता है। तो ये है ओवरऑल न्यूक्लियस के बारे में। अब दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरा स्ट्रक्चर है, दूसरा सेल ऑर्गेनेल्स है, जो कि न्यूक्लियस के जस्ट बाद आता है, न्यूक्लियस से अटैच्ड रहता है ये। इसका स्ट्रक्चर समथिंग लाइक ऐसे दिखता है, फोल्डिंग फोल्डिंग, थोड़ा फ्लैट, और कहीं कहीं पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसका दिखता है, सिलेंडर लाइक। और यहाँ पे आपको दो चीज देखने को मिल रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कहीं पे स्मूथ एरिया देखने को मिल रहा है, कहीं पे भी स्मॉल स्मॉल सर्कल शेप का कुछ अटैच्ड देखने को मिल रहा है। तो ये दो टाइप के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ होता है उसके ऊपर कोई अटैचमेंट नहीं होता, किसी भी चीज का कोई भी अलग से कोई चीज अटैच नहीं होता है, तो वो होता है स्मूथ, प्लेन होता है। ये वाला जो स्मूथ है यहाँ पे कोई कुछ भी अटैच नहीं है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये सारे के सारे राइबोसोम से जो अटैच्ड हैं, तो ये जहाँ पे भी जितना भी पार्ट में राइबोसोम्स अटैच है वो सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है।
तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नहीं, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है, जाल जैसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, न साइज है। वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसा होता है। ट्यूबुलर मतलब थोड़ा सा ट्यूब लाइक, सिलेंडर लाइक जैसा होता है, हल्का हल्का फोल्डिंग होता है इसके अंदर, और बीच में ल्यूमन गैप भी रहता है। तो समथिंग लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जैसा इसका शेप होता है। और ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहता है, मतलब फैला रहता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये इधर उधर फैला रहता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ भी नहीं, ये एक नेटवर्क है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, जो कि साइटोप्लाज्म में इधर उधर फैला रहता है, स्कैटर्ड रहता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तीन स्ट्रक्चर से मिलके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। पहला है सिस्टर्ने, दूसरा है ट्यूब्यूल्स, तीसरा है वेसाइकल्स। जो सिस्टर्ने हैं वो यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। सिस्टर्ने, ये जो फोल्डिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे जो प्लेन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सिस्टर्ने है। और जो ट्यूब्यूल्स है, वो जो ट्यूब वाला पार्ट, ये वाला जो ट्यूब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, लंबा लंबा, उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। और लास्ट है वेसाइकल्स। वेसाइकल्स स्मॉल स्मॉल सर्कल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, उसको वेसाइकल्स बोलते हैं। तो ये सारा कंपोज्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और जैसे कि मैंने पहले बता रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ओनली ट्यूब्यूल एंड वेसाइकल्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर कोई अटैचमेंट नहीं होता है, वो बस खाली सिंपल ट्यूब्यूल से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, और वेसाइकल्स उसके पास होते हैं। और ये इन्वॉल्व होता है लिपिड सिंथेसिस में। जितना भी लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और ये डिराइव्ड होता है, फॉर्म कहाँ से हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहीं से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है। दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ वाला है, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो आप वही लिखा हुआ है, कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने एंड राइबोसोम्स। सिस्टर्ने और राइबोसोम्स इसके पास होता है। जो स्मूथ वाला है, उसके पास ट्यूब्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। और जो जो रफ वाला होता है, उसके पास फोल्डिंग वाला स्ट्रक्चर होता है। जो सिस्टर्ने होता है, जो फोल्डिंग वाला है, उसको सिस्टर्ने बोलते हैं। तो सिस्टर्ने और राइबोसोम दोनों होते हैं। और ये किस में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियर एनवलप। जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वहां से ये डिराइव्ड होता है, वहीं से अटैच्ड होके बना है। यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये न्यूक्लियस है, और इसी से यहाँ से इसका अटैचमेंट स्टार्ट हो गया है। तो यहीं से ही स्टार्ट हुआ है ये बनना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वही सी चीज लिखा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियर एनवलप। अब इसका मेन फंक्शन है एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करेगा। दूसरा है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी समथिंग लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ही दिखता है, सिमिलर सिमिलर, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये दूसरा है सेल ऑर्गेनेल। गोल्जी बॉडी, ये इसके पास भी सिस्टर्ने होते हैं, फोल्डिंग होता है, और इसके बीच में भी गैप्स वगैरह रहते हैं, ल्यूमेंस। इसके पास भी ट्यूब्यूल्स लाइक शेप का स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहाँ पे भी वेसाइकल्स होता है। वेसाइकल्स इसी को बोलते हैं, जो स्मॉल स्मॉल सर्कल सर्कल टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, वो होते हैं वेसाइकल्स। यहाँ पे भी नीचे भी दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिक्रेटरी वेसाइकल्स। और इसके दो पार्ट होते हैं। जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट जो आगे का होता है, वो सिस फेज होता है, और जो बैक वाला पार्ट होता है, उसको ट्रांस फेज बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक सॉरी गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम होता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस चार चीज से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट है सिस्टर्ने, सेकंड है वेसाइकल, थर्ड है ट्यूब्यूल्स, फोर है वैक्यूल्स। सिस्टर्ने वही फोल्डिंग वाला पार्ट जो मैंने अभी बताया, ये यहाँ पे लिखा भी है सिस्टर्ने। दूसरा है ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब वाला जो पार्ट होता है वो। और वेसाइकल्स, ये जो स्मॉल स्मॉल सर्कल जैसा स्ट्रक्चर है, उसको वेसाइकल्स बोलते हैं। और लास्ट है वैक्यूल्स। अब इसका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन इज
पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, जितने भी मटेरियल का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे लिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका पैकेजिंग करना और स्टोर करके रखना, ये गोल्जी बॉडी का काम होता है, मेन फंक्शन है इसका। और इसका दूसरा भी मेन फंक्शन है कि जो लिपिड फॉर्मेशन हो रहा था, जो लिपिड बना रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस लिपिड को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोलिपिड में, कन्वर्ट लिपिड इनटू ग्लाइकोलिपिड एंड प्रोटीन इनटू ग्लाइकोप्रोटीन। जो प्रोटीन और लिपिड फॉर्म हो रहा था सेल के अंदर, उसको, उस लिपिड और उस प्रोटीन को ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट करता है, जो कि गोल्जी apparatus या फिर गोल्जी बॉडी कन्वर्ट करता है। और ऑल्सो प्रोड्यूस लाइसोसोम, और इसका ये भी काम है, लाइसोसोम्स को भी ये प्रोड्यूस करवाता है। तो लाइसोसोम्स एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल से दूसरा सेल स्ट्रक्चर है, जो कि गोल्जी बॉडी ही बनाता है। तो ये ओवरऑल गोल्जी बॉडी के बारे में है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, जो कि सेल्स में पाए जाते हैं। ये, इसके पास भी डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर भी डीएनए, सॉरी जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाए जाते हैं। इसके अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, मैट्रिक्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि इट टेक पार्ट इन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी जनरेशन। सेल के अंदर जितना भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन जितने भी हो रहे हैं, वो सारा का सारा माइटोकॉन्ड्रिया करवाता है। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी नहीं मिल सकता है, तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इसके पास डबल मेम्ब्रेन होता है, दो लेयर होते हैं, और हैविंग लेंथ अबाउट 1.0 टू 4.1 माइक्रोमीटर। इसके पास, इसका लेंथ 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर का होता है, और इसका डायमीटर 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये ओवरऑल लेंथ और डायमीटर के बारे में है। दूसरा है न्यू माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रोड्यूस बाय प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू फ्यूजन। जितने भी नए नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो रहा है सेल्स के अंदर, वो पुराने वाले माइटोकॉन्ड्रिया से ही हो रहा है। पुराने वाले कन्वर्ट हो जा रहे हैं डबल में, जो पुराना वाला माइटोकॉन्ड्रिया है वो कन्वर्ट होके दो में डिवाइड हो जा रहे हैं, तो वो नए नए, ऐसे ही नए नए माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है। थ्रू किसके थ्रू? फीजन के थ्रू। फीजन एक असेक्सुअल प्रोसेस है, जिसके थ्रू एक माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में दो बन जाते हैं, दो का फॉर्मेशन हो जाता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करते करते डिवाइड होते रहते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यू माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रोड्यूस बाय प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले, पुराना वाला जो पहले से है। तो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू फिजन, फिजन के द्वारा नए नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो ओवरऑल हम लोगों ने चार सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए हैं। नंबर वन है न्यूक्लियस, नंबर सेकंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नंबर थर्ड गोल्जी बॉडी, और फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। और बाकी का जो है सेल ऑर्गेनेल्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, and thank you for watching my video. Keep learning. Thank you so much.